दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश श्रीराम चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का थर्ड लेक्चर। आपको ध्यान देना है कि जो ज्वालामुखी हम लोग काफ़ी डीप और डिटेल आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर हम लोगों का रहेगा ज्वालामुखी का। इसके बाद भी एक हम लोग जब भूकंप पढ़ लेंगे तो भूकंप के बाद विश्व वितरण देखेंगे। मेरी कोशिश है कि आप लोग अगर एक बार ज्योग्राफी पढ़ लें अच्छे से तो फिर दोबारा कभी ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप लोगों को कवर करने पड़ते हैं आगे एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं, लिखा गया है ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा दृष्टि से, और लेक्चर 18 का थर्ड पार्ट ये हम लोगों का है। इसके बाद हम लोग भूकंप पढ़ेंगे और भूकंप के बाद तब हम दोनों का विश्व वितरण देखेंगे, विश्व वितरण पढ़ेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपके सामने करता हूं और इसका उत्तर आप लोग करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों में किस प्रकार का ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी, विस्फोटक एवं भयंकर होता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ज्वालामुखी अभी जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो पढ़े थे कि जो उस अवकाश है, उस अवकाश के आधार पे या सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखियों के 3 प्रकार को देखे थे, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इसके बाद एक उद्भेदन के आधार पे भी ज्वालामुखी होती है, और जो उद्भेदन के आधार पे ज्वालामुखी होती है उन उद्भेदन के ज्वालामुखियों में सबसे जो विनाशकारी और खतरनाक टाइप की होती है वो केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी होती है। और केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखियों में सबसे खतरनाक या विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जो ज्वालामुखी होती है उसका नाम क्या होता है, अगर कोई पूछ दे या परीक्षा में पूछ दे तो आपका उत्तर होगा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होगा। और हमको देखना है कि ये जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है, पिलियन नामक स्थान मार्टिनिक द्वीप जो आइसलैंड है, आइसलैंड में स्थित है। और इस प्रकार की जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या इससे समानता रखते हुए जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो काफ़ी विनाशकारी होता है, क्योंकि जो आइसलैंड का मार्टिनिक द्वीप था उस पर बहुत से लोग रहा करते थे, या एक नगर ही बसी थी मार्टिनिक द्वीप पर। लेकिन पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का एक बार उद्गार होता है और उस उद्गार के दरमियान वहाँ के पूरे सभ्यता ही, पूरे लोग वहाँ के जल गए या पूरी सभ्यता ही वहाँ के उजड़ गई। इसलिए सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों का अगर कोई नाम आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसको बिल्कुल आप लोग तैयार रखिएगा, रेडी रखिएगा। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी नहीं पाई जाती, पिछले लेक्चर में मैं करवाया था ऑस्ट्रेलिया में। और किस महासागर के परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा दिया जाता है, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा दिया जाता है। जब हम विश्व वितरण पढ़ेंगे तो वहां पर इसको क्लियर करेंगे। अब हमको देखना है कि कुछ हम लोग ऐसे बिंदुओं को देखेंगे जहां से अक्सर प्रश्न आप लोगों से बनते रहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख जो भूस्वरूप बनते हैं उन भूस्वरूपों को हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से भूस्वरूप बनते हैं। इसमें एक नंबर पे जो आप लोगों के सामने लिखा गया है, ये लिखा गया है कालडेरा। क्या लिखा गया है? कालडेरा लिखा गया है। कालडेरा का मतलब क्या होता है ये हमें देखना है कि कालडेरा का मतलब क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि इसका निर्माण क्रेटर अथवा ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया हम पढ़ा रहे थे तो उसी दरमियान आपको बताए भी थे, होता है, जिसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। मतलब जो क्रेटर होता है या ज्वालामुखी छिद्र होता है उससे बहुत बड़ा होता है जो कालडेरा होता है। वो कालडेरा का मैं ज्वालामुखी के जब शंकु पढ़ा रहा था तो उस दरमियान आप लोगों को बताया भी था, और एक छोटा सा फिगर मैं यहाँ पर बना के कालडेरा का दिखाया था, जिसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आशो कालडेरा है, ये आशो कालडेरा किस देश में स्थित है, तो आप कहेंगे कि आशो कालडेरा जापान में स्थित है। या पूछ लेगा कि आशो जापान में ज्वालामुखी निर्मित
एक भूस्वरूप है जिसे कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है, ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है, काल्डेरा कहा जाता है, घोंसलादार काल्डेरा कहा जाता है। तमाम प्रश्न आपसे बन सकता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का काल्डेरा है। आसो काल्डेरा है जो जापान में है। वर्तमान समय में इसमें जल भरने की वजह से ये आसो काल्डेरा एक झील के रूप में परिवर्तित है। आगे हम लोग देखें, इसी में लिखा गया है कि अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं। जो बहुत बड़ा काल्डेरा हो जाएगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे सुपर काल्डेरा के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम लोग देखें तो लेक टोबा सुमात्रा में है तथा क्रेटर लेक कहाँ पर है? यूएसए में। दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों कि ये सुपर काल्डेरा के उदाहरण है। लेक टोबा सुमात्रा में है और क्रेटर लेक कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक, आसो कहाँ पर है? जापान में है। अब आगे देखना, लिखा गया है कि जब काल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नए शंकु की रचना होती है। इन शंकुओं के विस्फोटक विनाश से घोंसलादार काल्डेरा का निर्माण होता है। घोंसलादार काल्डेरा का निर्माण होता है। ये हम लोग देखें, अब हम लोग फिगर पे थोड़ा सा नज़र दौड़ा ले, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जितना अभी तक हम लोग पढ़े। ये जो हमारे सामने बना है ये काल्डेरा बना है और इसी में घोंसलादार काल्डेरा भी है। हम लोग देखें कि जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मैग्मा पृथ्वी की धरातल से पृथ्वी के सतह पर आता है तो लावा के रूप में विस्तारित होता है, बहता है दूर तक बहता है। लेकिन जब विस्फोटक क्रिया होती है उस दरमियान ये पूरा खाली भाग हो जाता है और खाली भाग को ज्योग्राफी में कहा जाता है काल्डेरा। आपको ध्यान देना, वहाँ भी मैं उस टाइम भी बताया था कि जो ज्वालामुखी छिद्र होता है उसी ज्वालामुखी छिद्र को ही ज्वालामुखी के मुख के नाम से जाना जाता है। अगर वही ज्वालामुखी छिद्र या मुख जब बड़ा रूप पकड़ता है तो उसे काल्डेरा क्रेटर कहते हैं। वही क्रेटर जब और बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक काल्डेरा के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ज्वालामुखी क्रिया पुनः इस काल्डेरा में होती है और जब पुनः होगी तो नीचे से मैग्मा फिर से निकलेगा और फिर से जब बनाएगा इसमें एक और क्रेटर बनाएगा या ज्वालामुखी छिद्र होगा तो फिर से मैग्मा पिघल के या जो लावा हो पिघल के फिर चारों तरफ जमेगा और एक घोंसलानुमा आकृति हमें दिखाई देगा। क्योंकि काल्डेरा पूरा घोंसला है, उस घोंसले में बच्चा जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं ऐसे रखा हुआ आपको दिखेगा, इसलिए इसे घोंसलादार काल्डेरा के नाम से जाना जाएगा। और ये जो पूरा भाग हम लोग देखेंगे तो ये शंकु की आकृति रखता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। और ज्वालामुखी की शंकु हम लोग पीछे देखे भी थे और उसके पूरे अंगों को एक एक करके हम लोग समझे थे। तो इसमें हम लोग काल्डेरा के बारे में देखे, काल्डेरा क्या है, घोंसलादार काल्डेरा क्या है, ज्वालामुखी शंकु क्या है। जो आसो नामक काल्डेरा है वो किस देश में है? जापान में है। इसके बाद हम लोग देखें सुपर काल्डेरा क्या है। सुपर काल्डेरा में लेक टोबा कहाँ? सुमात्रा है। क्रेटर लेक कहाँ है? यूएसए में है। घोंसलाधार काल्डेरा क्या है? इतनी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर क्लियर किए। आगे हम लोग देखते हैं, लिखा गया है गेजर एवं गर्म जल स्रोत। खूब ध्यान से आप लोग समझेंगे और ये जो गेजर हम लोग देखेंगे, ये गेजर को हम लोग जब मैप पढ़ेंगे तो मैप में भी इसे मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर गेजर स्थित है और गेजर की जो खूबियाँ हैं वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ अभी ज्वालामुखी क्रियाओं में थोड़ा इन जो भूस्वरूप हैं, इन भूस्वरूपों को अगर समझे रहेंगे, हम लोग देखे रहेंगे तो वहाँ हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि जो तथ्य एक बार हम लोग सुने रहते हैं, जो शब्द एक बार सुने रहते हैं, दोबारा जब हमारे सामने वो मैपिंग में आता है तो काफ़ी सरल हो जाता है, आसान हो जाता है हमारे लिए। तो देखा जाए गेजर और गर्म जल स्रोत क्या है, सिंपल पढ़िए। यहाँ देखिए लिखा गया है, गेजर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल एवं वाष्प तीव्रता से निकलता है। कभी कभी इसकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल तथा एलेक्सियर गेजर जो है, ये गेजर का उदाहरण है। या मैं कहूँ कि गेजर क्या है, सिंपल साधारण भाषा में ज्योग्राफी सीखिए आप लोग। गेजर आप लोग जब सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने का एक यंत्र लगाते हैं, आप लोग गेजर बोलते हैं। और जब गेजर से आप पानी गर्म कैसे करते हैं, जाते हैं जब आपको बाथिंग करना, नहाने का मन करता है तो आप जाके लाइट का स्विच ऑन करते हैं और पानी गर्म हो जाता है और आप नहा लेते हैं।
तो कुछ अंतराल के समय पर जब आप चाहते हैं पानी गर्म करना तो गर्म करके नहाते हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी द्वारा जहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होने वाली रहती है या जहाँ पर प्लेटें मिलती हैं, वहाँ पर नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊपर की तरफ जल तेजी के साथ फव्वारा मारते हुए बाहर की तरफ निकलता है। इसी को गेजर कहा जाता है। और गेजर का सबसे नायाब और सुंदर उदाहरण देखा जाए तो ये जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका एक प्रांत है जिसका नाम है ब्यूमिंग। उस ब्यूमिंग प्रांत में एक पार्क है जिस पार्क का नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो अमेरिका का एक राष्ट्रीय पार्क भी है। राष्ट्रीय पार्क जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो उस जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है उसमें एक गेजर है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल, और ओल्ड फेथफुल हर 63 मिनट के अंतराल पर गर्म जल के फव्वारे को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो ये जो ओल्ड फेथफुल है हर 63 मिनट के अंतराल पर पानी ऊपर की तरफ फेंकता है। जब हम मैपिंग करेंगे तो वहां आप लोगों को बिल्कुल इसको मैं दिखाऊंगा कि कहां पर है। इसके बाद इसका फिगर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां पे, क्योंकि बिल्कुल जीवंत चित्रण में मैपिंग में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल डिजिटल बोर्ड का हम लोग बेहतरीन उपयोग करेंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सब प्रक्रियाएं या क्रियाएं घटित होती हैं। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि गेजर तथा गर्म जल स्रोत समान होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आप देखिएगा, गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा जल निरंतर निकलता रहता है, इसकी क्रिया में किसी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता है। लेकिन की बात हो रही है, लेकिन गेजर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, जबकि गर्म जल स्रोत का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित है। आपको ध्यान क्या देना है कि जो गर्म जल स्रोत होते हैं जिसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, ये 24 घंटा वहाँ से पानी निरंतर निकलता रहता है। जैसा हम लोग देखेंगे कि जो लद्दाख वाले एरिया में कई आपको गर्म जल स्रोत वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लद्दाख वाले एरिया में भी कुछ लोग जो लद्दाख वाले एरिया में घूमने जाते हैं वहाँ पर उन लोगों को वो दृश्य देखते हैं, जाके लोग घूमने जाते हैं। 24 घंटा उसमें से पानी निकलता रहता है, भाप बन के उड़ता रहता है। गर्म जल स्रोत पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं का एक परिणाम है और धीरे धीरे करके वो बाहर की तरफ मतलब निरंतर निकलता रहता है। लेकिन जो गेजर है, ये गेजर को देखा जाए तो ये कुछ समय के अंतराल पे पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, निरंतर पानी नहीं फेंकेगा, जल नहीं फेंकेगा। कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए, साफ साफ लिखा भी गया है यहाँ पर कि गेजर तथा गर्म जल स्रोत समान हुए लेकिन एक नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि दोनों भिन्न हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता रहेगा तो देखने में उसको समान दिखेगा, लेकिन दोनों में भिन्नता होती है, दोनों भिन्न होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सभी मानव समान होते हैं, सभी मानव समान है, लेकिन मानव समान होते हुए भी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से देखने में ये समान दिखेंगे लेकिन एक दूसरे से क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। आगे हम लोग देखें, आपके सामने लिखा गया है धुआंरे। इस धुआंरे को देखा जाए, फेमरोल को देखा जाए कि धुआंरे लिखा गया है। इस धुआंरे के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लें, फिर धुआंरे मैं आप लोगों का क्लियर करता हूँ। लिखा गया है कि ऐसा छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करता है धुआंरे की संज्ञा से जाना जाता है, जिसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वास्तव में धुआंरे जलवाष्प क्रिया के अंतिम लक्षण होते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम होते हैं या लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं, मध्य लक्षण होते हैं, अंतिम लक्षण होते हैं। इस तरह से तमाम प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये अंतिम लक्षण होंगे, क्यों होंगे, अभी बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। आगे देखें कि गेजर एवं गर्म जल स्रोत की अपेक्षा धुआंरे द्वारा निःसृत वाष्प का तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 645 सेंटीग्रेड के लगभग होता है। सभी धुआंरे से